हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश किरणों के चलने के नियम पढ़ेंगे। इसमें बहुत जल्दबाजी करने की बात नहीं है। कल पिछले वीडियो में हमने प्रकाश किरणों के चलने के नियम ही एक तरह से पढ़ाया है, लेकिन वहाँ हमने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस परावर्तन के नियम के आधार पर यह तय किया था प्रकाश किरणें किधर मुड़ेंगी, किधर जाएंगी, किधर नहीं जाएंगी, इस रास्ते से क्यों गई, इन सब का जवाब हमने खोजा था। आज उन्हीं सब बातों को थोड़ा संक्षेप में हम एक बार दोबारा समझो दोहराएंगे, लेकिन कहने का तरीका उसमें अलग होगा। लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी तथ्य पर ही सब बातें हैं ये। तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर 1 पर प्रकाश किरणों का पथ है, रास्ता। तो इसमें यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम दोनों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को चित्र बनाएंगे और दोनों में इसको हम दिखाएंगे। तो पहले लिखा जाए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण अथवा फोकस से होकर यहां जाती अथवा फोकस से होकर आती प्रतीत होती है। देखो, थोड़ा टाइम इसमें हम इसलिए ले रहे हैं ज़्यादा कि इसको कंफर्म कर लोगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लोगे तो इस हाई स्कूल में तुम्हें काम देगा ही। इंटर की कक्षाओं में लाइट वाला चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए यहां थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम दो। तो क्या कहा गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आईं और दर्पण से टकराई, परावर्तन हो गया। पश्चात फोकस से होकर जाती, फोकस से होकर जा रही हैं अवतल दर्पण में, अथवा फोकस से होकर आती प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में फोकस से जा रही हैं और उत्तल दर्पण तो फोकस से, यहां लिख दिया जाए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस से आती प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में फोकस से जाती हैं और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये प्रतीत मतलब एक देखने वाला होगा, प्रेक्षक होगा, वो अवतल दर्पण में जब देखेगा
उसे फोकस से सीधे आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब आती हुई प्रतीत क्या, आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में वो देखेगा तो उसको फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, सही एकदम नहीं होता है। अब चित्र में देखा जाए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक। अब इसमें सब बिंदु निर्धारित कर दिया जाए। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक। अब प्रकाश किरण एक समांतर ले आए, ठीक। तो क्या होगा, यहां ये ए पर आपतित हुई, तो यहां से इसका परावर्तन हुआ। अब ये कहां से, फोकस से जा रही है, वास्तव में यहां प्रतीत शब्द नहीं लगाएंगे, फोकस से होकर जाती है। अब यही बात उत्तल दर्पण में देखो। उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है, आभास होता है, लगता है, वास्तव में नहीं होता है। यहां भी खींच दिया जाए। इसका यहां P था, यहां भी P, यहां F और यहां C। अब प्रकाश किरण किधर से आई है, इधर से, और मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपतन बिंदु हुआ। अब पिछले वीडियो में हमने बताया है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब खड़ा करो और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बने। अभिलंब के एक तरफ आपतित किरण हो, अभिलंब के दूसरी तरफ परावर्तित किरण हो, तो अपने आप आरेख बनता जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें तो फोकस से होकर गुजरी है, इसमें फोकस से यहां लगेगा लौट रही है। ये ठीक। तो प्रेक्षक देखने वाला, ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर लौट रही है, तो इधर उधर चेक करता है, देखता है, इसको ये प्रकाश किरण सीधे फोकस से आती हुई मतलब आ रही है। फोकस पर देखो, ये पार ही कर रही है मूल रूप में। यहां क्या वो देखेगा तो क्या होगा, यहां इसे फोकस से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन फोकस पर तो कोई कुछ है नहीं, कोई स्रोत या कोई लाइट है नहीं। इसी को कहा जाता है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है आभासी रूप में। इस तरीके से अवतल दर्पण में तो फोकस से वास्तव में गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये एक नियम ये हुआ। अब जस्ट इसी का विलोम कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, देखो अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरेगी हर बिंदु से, और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उसकी ओर से आएगी, आती हुई प्रतीत होगी, बस इतने होगा, उस बिंदु पर वो वास्तव में जा नहीं पाएंगी। तो दूसरा नियम क्या है, फोकस से आती हुई आपतित किरणें अथवा फोकस की ओर आपतित किरणें, फोकस से आपतित किरणें, ये अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अथवा फोकस
की सीध में आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ये इसी का विलोम है। अब फोकस से प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन होगा, मुख अक्ष के समांतर लौटेगी। और यहां क्या, फोकस की सीध में आएगी तो यहीं इसका परावर्तन हो जाएगा। सीध में केवल है, फोकस तक जा नहीं पा रही है, तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होकर लौटती है। यही चित्र बना देना है। अब इसमें पी, एफ और सी प्रकाश किरण, चलो फोकस ऊपर से ही ले आओ, चाहे नीचे से लाओ चाहे ऊपर से। यह प्रकाश किरण आपतित हुई, ये क्या हुआ, आपतन बिंदु हुआ। अब शर्त हमारी पूरी हो रही है कि फोकस से आपतित किरणें अवतल दर्पण में, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अथवा फोकस की सीध में आने वाली, चलो ये भी बना दिया जाए। ये P हो गया, F हो गया और ये C हो गया। अब क्या कहा गया है, फोकस की सीध में आने वाली किरणें, फोकस है, फोकस की सीध में ये यहां ए आपतन बिंदु हुआ, देखो यहां फोकस की सीध में आ रही है, लेकिन अब यहां तो जाएगी नहीं क्योंकि इधर कलई है, पालिश है, तो यहां से परावर्तन होगा। क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर लौटेगी। ये तो इसमें क्या हुआ, इसमें लौटने के लिए मुख अक्ष के समांतर अभी नहीं बनाया गया था। हाँ, अब फिर से देखो पूरा, ये मुख अक्ष से फोकस से आई ही, फोकस को पार कर रही, फोकस को कह लो सही सही काट रही है, तो परावर्तन हुआ, मुख अक्ष के समांतर लौटी। यहां क्या, फोकस से तो जाने गुंजाइश है नहीं क्योंकि फोकस इसका दूसरी तरफ है और पालिश लगा हुआ है। तो क्या होगा, फोकस की सीध में वो आ रही थी, अगर उसको जाने का मौका मिले तो इसको छेद करके फोकस से ही गुजरेगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो यहां आई फोकस की सीध में और यहां से परावर्तन हुआ, मुख अक्ष के समांतर होकर लौट गई। ठीक, ये आरेख हम तुम्हें समझा रहे हैं, बाकी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, अभिलंब खींचो, ये सब मार्ग तुम्हें मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने विस्तार में बताया है, लिखवाया कम है, चित्र ज्यादा बनवाया है, चित्र में ज्यादा हम समझाए हैं। उसी को अब सरल तरीके से, कि कोई याद ही करना चाहे थोड़ा सा,
तो दो तरीकों से बताने पर कुछ न कुछ याद हो जाएगा तुरंत। अब यह है एक तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की सीध में आपतित प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो दो ये बन गया, अब जगह नहीं है तो तीसरे के लिए अब इनको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दे रहे हैं। एक तरीके से परिस्थितियां, तीन स्थितियां दिखा दी जाती हैं, प्रकाश किरणों के चलने के नियम काफी हद तक पूरे हो जाते हैं। तीसरा क्या हुआ? वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण अथवा वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें कहां, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौटती है। अब देखो ध्यान से इसको पढ़ा जाए। वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरणें अर्थात वक्रता केंद्र से आ रही हैं अवतल दर्पण में, अथवा वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कलई के कारण चाहे फोकस की सीध में आवे, चाहे वक्रता केंद्र की सीध में आवे या किसी अन्य के सीध में आवे, वो उसी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में जाती नहीं है। तो वही कह रहा है कि अथवा वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौटती हैं। क्या हुआ? जिस मार्ग से आई हैं उसी मार्ग से लौट जाएगी। कहने का मतलब कि आपतित और परावर्तित किरण अलग अलग नहीं होगी। जो आपतित किरण का मार्ग है वही परावर्तित किरण का भी मार्ग होगा। चित्र में देखा जाए। एफ है, सी है, पी है। अब प्रकाश किरण क्या हुई? ये आई वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, ठीक। यहां ए पर आपतित हुई, यहीं परावर्तन हुआ,
तो क्या होगा, ये वापस अपने मार्ग पर ही लौट जाएगी। उसी मार्ग पर गई, उसी मार्ग पर वापस आई। यहां भी आपतन कोण परावर्तन कोण का नियम लग रहा है। भाई ये आपतन बिंदु हुआ, यहां से अभिलंब खींचोगे केंद्र से तो अभिलंब आपतित किरण पर ही पड़ रहा है, तो आपतन कोण क्या हो गया, शून्य हो गया। तो परावर्तन कोण शून्य होना चाहिए, तो इसी पर से लौटे प्रकाश किरण तभी परावर्तन कोण शून्य होगा। तो मार्ग आने वाला और जाने वाला दोनों एक हो गए, नहीं हो गया, वही बात कही गई है। अब उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में P हो गया, इधर F हो गया, यहां C हो गया। प्रकाश किरण किसकी सीध में जानी है, C की सीध में, वक्रता केंद्र की सीध में। तो इसको इस तरीके से लाओ, ये आपतन बिंदु हो गया A, और ये प्रकाश किरण आपतित हुई A पर। तो क्या होगा, अभिलंब खींचेंगे यहां तो इसी पर तो अभिलंब आएगा, फिर आपतन कोण शून्यांश, परावर्तन कोण शून्यांश, तो प्रकाश किरण इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अर्थात इसी में आपतित किरण भी होगी, इसी में परावर्तित किरण भी होगी। इस तरीके से ये प्रकाश किरणों के पथ हो गए। एक चीज और इसमें प्रतिबिंब बनने के लिए आगे बात आएगी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से ही गुजरेगी, इसी पर गुजरेगी, तो इसी पर गुजरेगी तो क्या होगा, यही वक्रता त्रिज्या भी तो है, तो यही अभिलंब भी तो है। तो परावर्तन के पश्चात P से फिर इसी पर वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो मुख्य अक्ष पर जो प्रकाश किरणें जाती हैं परावर्तन के पश्चात, वो अपने मार्ग से ये भी वापस लौटती हैं। अरे भाई वक्रता केंद्र तो ऐसे ले जाएंगे तब भी पड़ रहा रास्ते में, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से लौटती है परावर्तन के पश्चात। तो यहां ऐसे अगर प्रकाश किरण जा रही है तो ये वक्रता केंद्र को पार कर रही है, तो यहां भी अभिलंब त्रिज्या होगी और आपतन कोण शून्य होगा, तो परावर्तन कोण शून्य होगा। ये स्थिति इसमें भी बनेगी। तो एक किरण ये जो है हर चित्र में इसका भी प्रयोग होता रहेगा प्रतिबिंब बनने के लिए, इसको अभी से समझे रहो। तो इतनी ये बातें हुई प्रकाश किरणों के लिए। अब एक है दो शब्द और, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, इसको देख लिया जाए। इसको मिटा दें। ये आता है नंबर 1, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, देखो अभिसारी शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना। कोई चीज फैली हो उसको इकट्ठा करना, और इसी का विलोम है अपसारी। अपसारी दर्पण, ठीक। अपसारी क्या है, अपसारी ऐसी क्रिया है कोई इकट्ठा हो कोई चीज या सघन हो उसको फैला दो। तो अभिसारी में विरल है सघन कर दो, इकट्ठा करो, और अपसारी में क्या करो, फैलाओ। तो
अभिसारी का अर्थ हुआ इकट्ठा करना और अपसारी का अर्थ हुआ फैला देना। तो इसमें जो दोनों दर्पण है तुम्हारे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये एक अभिसारी क्रिया करता है और एक अपसारी क्रिया करता है। अब चित्र में देख लिया जाए तो ज्यादा आसान रहेगा। चित्र में सब स्थितियां समझ में आ जाती हैं। इसका भी चित्र इसी समय बना दिया जाए। ये तो ये दोनों दर्पण हो गए। अब अभी पीछे पढ़े हो कि मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आई हैं वो फोकस से होकर जाएंगी। देखो, एक यही समांतर वाली किरणें पढ़ लो, इसी से सब बात समझ में आ जाएगी। ये प्रकाश किरण आई ए बिंदु पर मुख अक्ष के समांतर, तो क्या होगा, फोकस से होकर लौट गई। ये अब इधर भी समांतर ले आओ, ये बी पर आपतित हुई और ये भी नियमानुसार कहां, फोकस से होकर लौटेगी। तो दो किरणें हमने दिखाई, दोनों किरणें परावर्तित हुई और देखो फोकस पर इकट्ठा हुई, अंदर एक मुड़ी इकट्ठा हुई, फैलने नहीं पाई। ध्यान दो, दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अंदर की ओर मुड़ी इकट्ठी हुई, फोकस पर इकट्ठा हो गई, नहीं हो गई। तो ये अभिसारी क्रिया में यही बताया गया था कि ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। अपसारी दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब यहां हम क्या करें, मुख अक्ष के समांतर यहां भी प्रकाश किरण लाएंगे। ये प्रकाश किरण, अब इधर तो जाने गुंजाइश है नहीं, तो क्या हुई थी, ये फोकस की सीध में आती हुई प्रतीत हुई थी। परावर्तन के पश्चात यहां भी ए आपतन बिंदु हुआ, प्रकाश किरण इसे ये वापस हुई। अब देखो बाहर की ओर इसने फैलाया कि नहीं फैलाया, एक प्रकाश किरण और लाओ। और अब ये लौटेगी कहां, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये तो लास्ट में क्या हो रहा है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों, देखो समांतर आई थी, इनको बाहर मोड़ दिया, ये समांतर आई, इसको बाहर मोड़ दिया। तो क्या कर रहा है उत्तल दर्पण, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। तो अभिसारी अपसारी का अब अर्थ समझ गए। बार बार ये आगे भी चित्र आएंगे, घबराओ नहीं। इसमें लिखवाने से क्या मतलब है, अब चाहे लिख ही दिया जाए थोड़ा सा, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद अंदर की ओर मोड़ता है
क्या हुआ ये? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक, चित्र सहित देख रहे हो। ये क्या करता है? उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को ऐसा लिख दिया जाए, आपतित प्रकाश किरणों को बाहर की ओर परावर्तन के बाद मोड़ता है। बस इतने बात समझना है। यह है कि इन सब हर कामों के लिए चित्र देना अनिवार्य है। अगर इतने चित्र बना दिए, अभिसारी दर्पण हो गया, इसको लिखने कोई खास जरूरत नहीं है, उसमें भी चित्र बना दो। और अगर चित्र नहीं बनाए, केवल लिख रहे हो, इसका कोई मतलब एग्जामिनर समझेगा नहीं। कापियां बहुत ध्यान से अब लोग नहीं देखते हैं, इसलिए लाइट वाले में खास करके तो आरेख का बहुत महत्व है। न्यूमेरिकल में भी आरेख हम हल्का हल्का बनाते रहेंगे। इतनी सब चीजें देखिए बताई गई। अब इसमें कोई मान लीजिए समस्या है तो उसको कमेंट में लिखो, बताओ कि ये समस्या है। नहीं तो कोई समस्या अब नहीं है। हम लोग प्रतिबिंब बनने के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वहां इन सब बातों को फिर दोहराते हुए चलेंगे। और अगर इन सबको समझ लिए हो तो प्रतिबिंब बनने में कोई झंझट नहीं है, ना याद करना है, ना कुछ। थोड़े बहुत यही नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश किरणों को आपतित कराओ, अभिलंब सेट करते रहो, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण करते रहो। अपने आप प्रतिबिंब बनना जहां होगा बनता रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और न्यूमेरिकल तक उसकी जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे वो बिना तुम्हारे याद किए अनायास याद हो जाएगा। ठीक, देखो फिजिक्स ऐसा विषय है, ये एक तरीके से फीलिंग करने का विषय है। इसमें रटने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। रटा तो थोड़ा बहुत 5% कोर्स रटा जाता है, बाकी सब समझा जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। एक बात ये भी बता दे रहे हैं, जो लड़का जिसको कैलकुलेशन आता है, गुणा भाग जोड़ घटाव दशमलव भिन्न वर्गमूल, वो हमेशा आगे निकल जाएगा। और जिसको ये सब नहीं आता है उसको फिजिक्स मैथ कुछ भी नहीं आएगी। हाई स्कूल इंटर बोर्ड पास कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन असल लड़ाई जब कंपटीशन में होगी तो वहां वो आउट हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन की जो क्रियाएं हैं उनको भाई बहुत तैयार कर लो। एक बार तैयार कर लेने पर वो हमेशा चलती भी रहती हैं।